नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आने के 11 दिन बाद आखिरकार महायुति सरकार की ताजपोशी हो गई। मुंबई के आजाद मैदान में भारी जनसैलाब के बीच देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली। उनके बाद नंबर 2 पर डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और फिर अजीत पवार ने शपथ ली। इस समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार सहित एनडीए में शामिल तमाम राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में राजनीतिक दिग्गजों के अलावा शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त और सचिन तेंदुलकर जैसे तमाम वीवीआईपीज भी पहुंचे, लेकिन विपक्षी नेताओं ने समारोह से दूरी बनाए रखी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद फडणवीस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। जाहिर तौर पर इसमें मंत्रालयों का गठन और विभागों के बंटवारे पर चर्चा हुई होगी। इसके साथ एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या गृह मंत्रालय की मांग पड़े शिंदे को मना लिया गया है या फिर उनकी मांग मान ली गई है? अगर मांग मान ली गई है तो फिर बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण क्यों नहीं कराया गया? इसके साथ यही बड़ा सवाल है कि 7 बड़े वादों के दम पर चुनाव जीत कर आई महायुति की सरकार को वादे पूरे करने के लिए हर साल 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए और इस समय 20,000 करोड़ का राजस्व घाटा है। अब 6,12,000 करोड़ सालाना खर्च के बजट में इतने बड़े चुनावी वादे कैसे पूरे होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही तीसरी बार सीएम बने फडणवीस के आगे चलकर दूसरी पीढ़ी के बीजेपी नेता के तौर पर केंद्र में अगुवाई करने की कतार में शामिल हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ताजपोशी की है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी में क्या देवेंद्र जुग आ चुका है? क्या देवेंद्र जी इतनी कम उम्र में तीसरी बार जब सीएम बने हैं तो बीजेपी के भविष्य में दूसरी पीढ़ी के राजनेता के तौर पर कितने मजबूत दावेदार बन के उभरेंगे? चलते हैं कुछ खास मेहमानों के पास। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रीता सिंह जी, हैं प्रवक्ता बीजेपी की। बहुत बहुत स्वागत है रीता सिंह जी। हमारे साथ जुड़े हैं गुलाब दुबे साहब, नेता शिवसेना शिंदे गुट के। बहुत बहुत स्वागत है गुलाब दुबे साहब। गणेश पाटिल साहब है, नेता एनसीपी शरद गुट के। बहुत बहुत स्वागत है। और विजय दुबे साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रीता सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। बधाई आपको, सरकार की ताजपोशी हो गई, सारी बाधाएं दूर हो गई, लेकिन फिर वही है कि बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण क्यों नहीं हुआ? केवल 3 का ही शपथ ग्रहण क्यों हुआ? मैं सभी को पहले तो प्रणाम करती हूँ और आप सभी को बधाई देती हूँ कि हमारी महायुति की सरकार आज बनी है और मैं वहाँ बैठ के साक्षी बनी हूँ। और सभी लोगों का इसलिए नहीं हुआ, जैसे ये प्रश्न चिन्ह नहीं है। महायुति में परिवार को पूछ के, समझ के, आगे चल के रणनीति को तय करना है। ये एक घर नहीं है। हमें पूरी जनता को देखते हुए, सभी परिवार को देखते हुए, लाडली बहनों को देखते हुए, सभी को देखते हुए आप सभी लोग देख सकते हैं 11 दिन लग गए, क्योंकि हम महायुति सरकार हैं। हम अपने मतलब के लिए और अपनी इच्छाओं के लिए शपथ नहीं लेते हैं, हम जनता के लिए शपथ लेते हैं। हमारे साथ गुलाब दुबे साहब, ये नेता शिवसेना शिंदे गुट के। गुलाब दुबे साहब को भी बधाई। एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम बन ही गए आखिरकार। काफी लटका के रखा, धड़कनें रोक दी थी उन्होंने एक बार लेकिन क्या मांग पूरी हो गई है? ये तो बता दीजिए अब। जी अनुराग पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल से इस विषय को लेकर के हमारे आपकी बीच में डिस्कस हो रहे थे। हम आपको हमेशा कहते रहेंगे आपके चैनल पे, ऑल इज वेल, हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। और रही बात, आपने कहा कि वो डिप्टी सीएम बन गए, बिल्कुल बन गए। राष्ट्र महाराष्ट्र उसका साक्षी बना, आप लोग साक्षी बने, इसमें कोई संदेह नाम का चीज ही नहीं है। डिप्टी सीएम बन गए, अजीत दादा डिप्टी सीएम बन गए, सीएम हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब बन गए। जीत, बम्पर जीत हुई हमारी महायुति का। मैंडेट हमको महाराष्ट्र से हमें महायुति को मिला। ये भी सिद्ध हम लोग कर दिए चीज के लिए कि हमारा समन्वय, सामंजस्य, आपसी बहुत अच्छा रहा। लेकिन दुबे साहब, गुलाब दुबे साहब ये कह रहे हैं कि अगर फडणवीस साहब सीएम बने हैं और एकनाथ शिंदे जी सीएम से डिप्टी सीएम बने, वो पार्टी चलाते रहते, किसी को डिप्टी सीएम बना देते, पार्टी को मजबूत करते, पूरे देश में आगे ले जाते। क्योंकि उद्धव ठाकरे जी भी अब बहुत नाराज हैं, पूरे जोर शोर से वापस आएंगे, तो चुनौती बड़ी है। तो 2 जगह किस तरह से वो सामना कर पाएंगे? पार्टी को कैसे बचा पाएंगे? ठीक है अनुराग जी, अब पार्टी, हमारे उद्धव साहब सोचे कि वो अपने बचे हुए कुनबे को कैसे बचा पाएंगे। उनकी जो खोई हुई विरासत, उनके पिता माननीय बाला साहब ठाकरे जो उन्होंने विरासत दे के गए, वो रियासत समझ बैठे। उनको ये बात का बोध होना चाहिए था चीज के लिए कि रियासत और विरासत में बहुत फर्क है अनुराग जी। चलिए, सब बातें आपने बता दी। गृह मंत्रालय की बात और बता दीजिए, मिल गया कि नहीं?
कल फिर डिबेट बैठेंगे, वो भी साफ साफ हो जाएगा। बताएंगे नहीं आप, ठीक है। चैनल के ऊपर बताना अनुराग जी ये सही नहीं है। गणेश पाटिल साहब देखिए, तमाम लोग शामिल हुए, एनडीए के जो है बड़े बड़े नेता शामिल हुए, और आप लोग कह रहे थे नहीं आएंगे, नीतीश कुमार जी भी आए, चंद्रबाबू नायडू जी भी आए, चिराग पासवान जी भी आए, सारे सीएम आए, आप लोग नहीं पहुंचे। इसके पहले तो नए मुख्यमंत्री को हम शुभकामनाएं देते और उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छा काम करे, ना कि लोगों को बांट दिए जाए, बांट रहे। और हमारे जो बीजेपी की जो प्रवक्ता बहन है, उन्होंने कहा कि हम लोग ने जनता के लिए ये शपथ ली है। मुझे हंसी आ रही है, तो फिर जनता के लिए अगर आप शपथ ले रही है तो 10 दिन क्यों अलग है आपके लिए? क्योंकि एक मराठी में कहा आहे की सत्तेचा हा जो गोळा आहे, लोण्याचा गोळा, हा खायचा गोळी, याच्यामध्ये त्यांचे 10 दिवस गेले होते, उसमें ही 10 दिन गए थे। उनको ना जनता की फिक्र है, ना कुछ महाराष्ट्र की फिक्र है, खाली उनको खुद की फिक्र है कि हमारे पास कैसे लोनी आ जाए, सत्ता का लोनी कैसा मिला जाए, इसलिए 10 दिन गए। और मुझे तो खेद हो रहा है एकनाथ शिंदे जी का, क्योंकि उनके नेतृत्व में अगर ये चुनाव जीता जाता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, उसके लिए सोचना पड़ेगा कि कितने दिन उनके साथ रहना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में जैसे अनेक राज्यों में हुआ है, वैसे एकनाथ शिंदे जी का होने वाला है। उनकी पार्टी तो रहने वाली ही नहीं है, शायद ऐसा रहने वाला है कि खुद भी वो चुन के अगले 5 साल में वो आने वाले नहीं है, ऐसा मुझे डर लग रहा है। और ये मैं दोस्त के नाते उनको सलाह देता हूँ कि जल्दी से अपनी आंखें खोलो, ताकि आपको कुछ मिलने वाला नहीं, सिर्फ उप मुख्यमंत्री मिलने वाला है। और जैसे जितना महत्व अजित दादा को है, उतना महत्व एकनाथ शिंदे जी को नहीं है, शायद ऐसा लग रहा है। ऐसा तो नहीं गणेश जी, नंबर 2 पर शपथ ली उन्होंने, बाकायदा पूरा सम्मान किया गया है, और जब बीमार थे उसके बाद भी डॉक्टर भेजे गए थे, आपको याद होगा, पूरा उनका चेकअप भी कराया गया, पूरा सम्मान किया जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए वो अलग बात है, और राजनीति की आप बात कर रहे हो, वो अलग बात है। राजनीति संकेत तो समझ में आते हैं ना। एक नहीं, वो संकेत अलग बात है, क्योंकि हमें आपको मारना भी नहीं और जिंदा भी नहीं रखना है, उसका वो अर्थ होता है। और राजनीति में क्या उनको महत्व है, ये आप भी जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है। तो ये तो सब जगह होता है, ये तो आप लोग का भी होता है, उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे में होता है। हम लोग का होता है, ये हमारे ऊपर वो इतने चिल्ला के बात करें कि हम अलग है, तो फिर उन्होंने यही क्यों किया जो हम लोग ने किया, ऐसा उनका कहना है। अगर वो अलग थे तो दूसरे दिन 2019 में 16 दिन लगे। 2019 में 16 दिन लगे थे। देखिए 2019 का छोड़ दो, आप नया है, आप आता तुम्ही काय सांगितलंय, आपने क्या आता महाराष्ट्र थांबणार नाही, मग का 10 दिवस थांबला महाराष्ट्र? क्यों 10 दिन महाराष्ट्र रुका? क्यों रुकाएगा 10 दिन महाराष्ट्र? सुनिए सर, अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। हाँ पाटिल साहब बोला गणेश मैं पाटिल साहब हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी होते समय ऐसा कहा है कि आता महाराष्ट्र थामणार नहीं, इसका मतलब है अब महाराष्ट्र रुकने वाला नहीं है। तो पहले जवाब दो कि 10 दिन रुझान आने के बाद 10 दिन महाराष्ट्र क्यों रुका? इसलिए रुका कि आपने, जब आप और राष्ट्रवादी मिलकर के, पवार साहब और कांग्रेस के लोग मिलकर के 2019 में जब उद्धव साहब को आपने मुख्यमंत्री बनाया, तो उस कालखंड में 16 दिन लगे थे, हमारे यहाँ तो 11 दिन लगे। उसका ये उत्तर नहीं होता है। मुझे ये बताओ कि ये 10 दिन क्यों रुका? अगर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में अगर ये चुनाव जीता जाता है तो एकनाथ शिंदे जी को बाहर क्यों रखा? ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। जो महाराष्ट्र के पैसे के ऊपर आपने मतों को ले लिया है, लाड़की बहना योजना के माध्यम से आज इतने महंगाई बढ़ गए, कितनी महंगाई बढ़ गई है, मुझे बताओ ना। शिंदे साहब आपको चिंता क्यों? पाटिल साहब नहीं चिंता होनी चाहिए शिंदे साहब की चिंता आप अपनी करिए। चिंता तो हो रही है ना, क्योंकि बीजेपी धोखा देने में माहिर है, इसीलिए 10 दिन महाराष्ट्र को रोका गया, क्योंकि बीजेपी को चाहना है कि हम दूसरों से अलग है, हमारे तहत ही हमारे सुनने के बावजूद हम जो कहेंगे वैसा ही करना चाहिए, इसलिए 10 दिन महाराष्ट्र को रुका है। और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र तो थामणार नहीं, अब महाराष्ट्र रुकने वाला। महाराष्ट्र किधर रुका है, आने वाले दिन आपको बताएंगे। ठीक है पाटिल साहब, आपके पास, आप उनके पास खड़े थे कि वो आपके पास खड़े थे? इतनी आपको नजदीकी सब बात मालूम है कि 11 दिन रुकने का कारण हुआ?
अरे परिवार है, देखिए महायुति का देखिए परिवार है। देखिए राजनीति का 25 बैलेंस राजनीति का जो 25 साल का अनुभव है, उस अनुभव के पास इसके ऊपर बलबूते पे कह रहा हूँ, मेरे पास कौन खड़ा है, मैं किसके पास खड़ा हूँ, ये नहीं है। हम आम आदमी के इसमें जाने वाले लोग हैं, हम आम आदमी की बात करते, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि 10 दिन महाराष्ट्र क्यों रुका, और ऊपर से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र भी रुकने वाला नहीं है। पूरी देश की बात करनी पड़ेगी। जब कांग्रेस का पक्ष रखते हैं तो कांग्रेस के बारे में जरूर बात करूंगा, देश की बात तो जरूर करूंगा। देश पहले प्रथम, बाद में राष्ट्र, बाद में फिर मैं हूँ। ठीक है गणेश जी, अभी जवाब रीता जी कुछ कहना चाह रही, रीता जी जवाब दे दीजिए इनको। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो लोगों ने इन्होंने खंजर घोंपा है, तो उसी प्रकार की राजनीति ये लोग करते हैं और इनको खंजर घोंपना बहुत अच्छे से आता है, तो वही बातों को ये लोग सोचते हैं। जैसे जैसे मन में सेवा रहे ऐसी भाव प्रकट होगी इनकी, तो इनकी सेवा भाव यही है। इनको 16 दिन लग गए तो कोई बात नहीं है, हमको 11 दिन लग गए तो इनके पेटों में दर्द होने लगा। ठीक है, ठीक है। विजय दुबे साहब हमारे साथ मौजूद। विजय दुबे जी, हमारी खंजर, आता हूँ गणेश जी, दूसरे दौर में आता हूँ आपके पास। एक सवाल का जवाब आपका विश्लेषण हो जाए। हमारी खंजर घोंपने की आदत नहीं जाएगी तो आपने क्या किया एकनाथ शिंदे के पीछे? पूरा एकनाथ शिंदे को तो पूरा आजमाना कर दिया। नहीं, उनकी ताकत तो बढ़ी, अजमाना कैसे किया है? वो तो शिवसेना आजमाना कर दिया। अरे ताकत हमारे आजमाना तो बहुत बड़ी ताकत हो गई एकनाथ शिंदे साहब। कितनी रह पाएगी विजय दुबे साहब? कितनी चुनौती है? एकनाथ शिंदे जी अब सीएम नहीं है, डिप्टी सीएम बन गए हैं, पार्टी भी चलानी है, उद्धव ठाकरे से मुकाबला भी करना है, बीएमसी के चुनाव भी जीत रहे हैं। क्या लगता है आपको, उनको गृह मंत्रालय मिलना जरूरी है? डिवीजन जो है और जो है सरकार बनाने के बाद मंत्रियों का, मंत्रालयों का बंटवारा होना बाकी है। अब जब 11 दिन की चर्चा हो ही रही है तो ये मान लीजिए कि भाई 11 दिन लगे हैं कि सरकार बनने में, और इसका आरोप लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जब फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट, महायुति के पास पूरा समर्थन था, हर तरीके से ये भी स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सीटें लेके आई है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि क्लियरिटी लाने में बड़ा समय लग गया। और आखिरकार बाद में भी एकनाथ शिंदे जी की नाराजगी, उनके ही लोगों ने जाकर उनसे कहा कि भाई आप सरकार में आ जाइए, नहीं तो जो है हम लोगों को 5 साल कैसे काम करेंगे बताइए। तो आप जो पार्टी की बात कर रहे हैं संभालने की और सरकार संभालने की बात कर रहे हैं, ये दोनों जो है अभी सवालों के घेरे में है। कारण ये है कि अभी लड़ाई जो है वो पोर्टफोलियो डिवीजन की भी आएगी। जस्ट भाई जहां मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश की जा रही थी, अगर सरकार बनने में इतना समय और एक मुख्यमंत्री को, कार्यवाहक मुख्यमंत्री को मनाने में, जो कि एनडीए के सहयोगी भी है और कह रहे साहब कि भाई हमारा पेश था तो आप मुझे मुख्यमंत्री क्यों नहीं देते हैं, इसमें इतना समय लगा। तो मुझे लगता है कि खींचतान ये ना कहिए कि जो है अंदर खाने में सब ठीक चल रहा है, खींचतान अंदर बरकरार है। और जो गृह मंत्रालय की बात है उस पर दावेदारी दोनों तरफ से है। अगर फडणवीस साहब की चुनौतियां भी बहुत तगड़ी हैं, उनको पार्टी को लेकर चलना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, और साथ शिंदे साहब और अजीत पवार से भी बचा के रखना है उनको। देखिए आज चूंकि भाई भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार से चीजों को, या गृह मंत्री जिस तरीके से हर बैठक को फाइनली टच करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र की अहमियत क्यों है। महाराष्ट्र आज अगर सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेशन करके देश को देता है तो वो इम्पोर्टेंट है देश के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और महाराष्ट्र चाहे कमर्शियल तरीके से भी देखा जाए तो जो उद्योगपति हैं, जो बड़ी औद्योगिक घराने हैं, वो महाराष्ट्र से ही चल के आते हैं। गुजरात का भी नंबर है, लेकिन मुंबई जो है वो देश की राजधानी कैपिटल है। अगर